स्टूडेंट, स्मार्ट मोमेंट के स्मार्ट स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग के अंतर्गत आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन रिटेलिंग, यानी रिटेलिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसका रुझान बोल सकते हैं, उसकी चलन क्या है रिटेलिंग में, है ना। उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इससे ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर का। तो हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेलिंग, है ना। रिटेलिंग जैसा कि हम शब्द से ही जानते हैं कि रिटेलिंग जो है काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से जो है चलता आ रहा है। और ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, जो रिटेलिंग की उत्पत्ति है, वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। पहले लोग एक्सचेंज में इस चीज़ों को मतलब खरीदते थे और बेचते थे। कुछ चीज़ें हमने, जैसे पहले कोई धन मन कुछ नहीं था, तो पहले कोई चीज़ आप दिए और बदले में दूसरी चीज़ आपको मिल जाती थी। तो इस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम चलता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो लोग वहाँ पर बेचा करते थे, डेफिनेटली वो रिटेलिंग का ही एक हिस्सा था। तो रिटेलिंग पहले से चलता आ रहा था, वो लोग माल एक साथ खरीद के लाते थे और मार्केट में मेले में बेचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय कोई भी जो है मॉनेटरी टर्म्स कुछ नहीं था, है ना। पैसे वैसे की कोई बात नहीं होती थी, सब अपने एक बदले में कुछ उनको देना पड़ता था, फिर उस चीज़ को खरीद सकते थे। तो समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव होते गए, ठीक है। इसमें जब धीरे धीरे प्रगति हुई, इसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए, ठीक है। और ये आज 2020 में काफ़ी बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले आज से 10 साल पहले की रिटेलिंग आप देख लो और आज की रिटेलिंग देख लो, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर, सब क्षेत्र में जो है रिटेलिंग काफ़ी इवॉल्व हुआ है। बात करें कि इसके फॉर्मेट की, ठीक है। फॉर्मेट आप जैसा चीज़ जानते हैं कि पहले जो रिटेलिंग हुआ करता था, एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी या छोटा सा कुछ भी छोटा सा हट हुआ करता था, वहाँ पर लोग अपना सामान को ले जाके बेचते थे। ऐसा हम आज भी देखते हैं, पान के ठेले हो गए, गुपचुप के ठेले हो गए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे शॉप्स हो गए। तो वो इंडिविजुअल मतलब वो आप खड़े होकर बेचते थे, वो केवल उनका जो सोल प्रायोरिटी थी कि वो सामान को बेचना बस है, उनको कोई चीज़ की और दूसरी इच्छाएं नहीं थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव हुए और आज ये सारे जो छोटे छोटे दुकानें हैं ये मॉडर्नाइज हो गई, है ना। आज हम देखेंगे कि पान ठेले भी काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए। वे भी केवल पान पे डिपेंडेंट ना रहकर और भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने लगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उसके साथ साथ अदर स्नैक्स हो गए। वो सारी चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की अपने शॉप में, ताकि लोग खरीदें। क्योंकि रिटेल का मतलब क्या है, वेराइटीज़ आप प्रोवाइड करो। जब आप वेराइटीज़ प्रोवाइड करोगे एक ही जगह पर, तो लोग आपके पास जल्दी आएंगे। तो ये होता है जो है रिटेलिंग, है ना, जिससे कस्टमर का बेस आपकी दुकान के साथ बन जाता है, आपसे बन जाता है वो, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे और दुकान को एकदम वेल फर्निश्ड रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका शॉप वन ऑफ द टॉप रिटेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जैसे सुपर मार्केट हो गया, ये सब पूरा मॉडर्नाइज फॉर्म हो गया। पहले सिंगल दुकानें हुआ करती थी, अब सुपर मार्केट में क्या हो गया, वैराइटीज़ ज़्यादा मिल गई आपको, है ना। बहुत ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गए, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसका पेमेंट बाद में आप एट द एंड आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ मॉडर्न स्टोर टेंड टू बी लार्ज। अब जो छोटे छोटे जो पहले दुकानें हुआ करती थी वो काफ़ी बड़ी हो गई, है ना। उनके साइज़ में बदलाव हो गया, उनके कर्मचारियों में बदलाव हो गया। जो पहले खुद चलाता था दुकान, वो आज एम्प्लॉय रख के चला रहा है, कर्मचारी रख के चला रहा है। तो इसमें काफ़ी आप देखोगे काफ़ी चेंजेस हुए हैं, है ना। प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर अब से देखोगे, तो ये सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के कारण हुआ है ना रिटेलिंग में। मॉडर्नाइजेशन इन रिटेल फॉर्मेट इज लाइकली टू बी हैपन क्विकर इन कैटेगरीज लाइक ड्राई ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन अपैरल एंड बुक्स ऑल्सो। आप देखोगे ये केवल इस क्षेत्र में, किराने के क्षेत्र में नहीं है, ये सब में आप देखोगे, बुक्स के सेक्टर में हो गया, मेंस अपैरल के सेक्टर में, कपड़े में भी आप देखोगे ब्रांडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। उसमें भी रिटेलिंग जो है वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब धीरे धीरे जो है रिटेलिंग की ओर वो भी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी मॉडर्न रिटेलिंग की ओर। उसके साथ साथ ग्रॉसरी भी, ड्राई ग्रॉसरीज भी। तो ये सारी चीज़ें रिटेलिंग में के ट्रेंड को बताती हैं कि आज जो ट्रेंड है रिटेलिंग का वो जो है बढ़ता ही जा रहा है। आज से जो पहले चलता था रिटेलिंग, आज वो कहीं और पहुँच गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताया गया है, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एप्लीकेबल हैं। और रिटेलिंग में जो आप देखोगे पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों में रिटेलिंग का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। लेकिन तीसरे में रिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, प्रोड्यूसर कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो ये कैसे पहुंच रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर तक? ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें कोई भी बोला जाए तो इसमें कोई भी दूसरा नहीं होता इंक्लूड। डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाता है। जैसे हम नॉन स्टोर में देख सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब में भी डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचता है, इसमें कोई बीच कर तो होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बिना कोई रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाके मिल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा में प्रोड्यूसर रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है, ठीक है। इस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये मॉडर्न रिटेलिंग और ट्रेडिशनल रिटेलिंग के कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों पिक्चर्स में काफ़ी क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले ट्रेडिशनली और फिर मॉडर्न रिटेलिंग में क्या अंतर है, ठीक है। फैक्टर फैसिलिटेटिंग द रिटेल ट्रेंड्स और स्प्रेड ऑफ द रिटेल चेन।
ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटेलिंग ट्रेंड्स को बढ़ावा दे रहे हैं? तो पहला फैक्टर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस जाने से पहले देख लेते हैं FDI होता क्या है। ये आप देख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉरेन मतलब हो गया बाहर की कोई कंपनी भारत में प्रोडक्ट को बेचती है ना, इन्वेस्ट करती है, बिजनेस करती है, दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब बाहर की कंपनी का इन्वेस्टमेंट भारत में रहता है, ठीक है। उसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के होते हैं, वो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा जो है एक साथ उसमें भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दोनों का मीनिंग आपको समझ आ गया। वापस आते हैं, FDI जैसा कि गवर्नमेंट अलाउ किए रिटेल सेक्टर में 51% तक ही परमिशन है रिटेल सेक्टर में FDI का। वहीं होलसेल की बात करें तो होलसेल 100% है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ साथ नए जो रिटेलर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपना पैसा ना लगाकर, फॉरेन की कंपनी का पैसा लगाकर वो बिजनेस आसानी से कर सकते हैं और बदले में उनको वो दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स। उसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की बात का मतलब, सेगमेंट का मतलब होता है अलग अलग हिस्सा, विभाग, ठीक है। हम देखेंगे तो आज रिटेलिंग काफ़ी बढ़ गया। क्यों? आज कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, दुकानें भी उस हिसाब से रहती हैं। आप देखेंगे जहाँ पर स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आप ज़्यादातर देखोगे स्टेशनरी शॉप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप गार्डन्स हो गए वहाँ पर आपको टॉयज़ की दुकान देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर मंदिरें हो गई वहाँ पर आपको नारियल और ये सब जो है जनरल स्टोर्स की आपको दुकान देखने को मिल जाएंगे, भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट जो है शॉप्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब जहाँ पर जिसकी ज़रूरत एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम तो चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, डिमांड, ये सब अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है दुकानें को खोला जाता है या फिर रिटेल सेक्टर को बांटा गया है। इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। इससे क्या हो गया है, इससे चीज़ों को, कस्टमर को टारगेट करना आसान हो गया। कस्टमर आसानी से पहुंच सकते हैं उसके टारगेट पॉइंट पर, ठीक है। अगर आप देखोगे धमतरी में, तो धमतरी में आपको गाड़ी बनाना है तो गाड़ी वाले सारे दुकानें आपको कहाँ मिलेंगी? बस्तर रोड में मिलेंगे बनाने वाले ज़्यादातर, है ना। उसी तरह आप देखोगे ज़्यादातर आपको कपड़े की दुकान या फिर शॉपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है तो आपको ज़्यादातर गोल बाजार में घूमना पड़ेगा। तो गोल बाजार में आपको सारे कपड़े की दुकान, मेंस अपैरल्स, वुमेन्स अपैरल, किड्स अपैरल्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेगमेंट किया गया है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसके बाद बात करते हैं रूरल बेसिस की। रूरल बेसिस में क्या होता है, देखिए दो तिहाई जो हिस्सा है पॉपुलेशन का, ठीक है, गांव का, वो ज़्यादातर जो है वो गांव में निवास करता है, गांव में ही रहता है, ठीक है। और रूरल रिटेल इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो करती जा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेला और हाट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेला और हाट ऑर्गेनाइज, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी अलग अलग जो है कंपनीज आती हैं, है ना। अलग अलग जो है दुकान, मतलब बड़े बड़े कंपनीज अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करते हैं, वहाँ पर आके बिक्री करते हैं। तो मेला में लोग एक साथ इकट्ठा होकर देखते हैं, समझते हैं प्रोडक्ट को और उसको खरीदने का प्रयास करते हैं और उन्हें घर पहुँच सेवा भी मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर कि मेले में वो सारी चीज़ें वो आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंडियन रिटेलिंग, ठीक है। अब इंडियन रिटेलिंग में ग्रोथ जो है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला ग्रोथ है कि डेमोग्राफिक ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक चीज़ हमारे सामने आई है कि इंडियन पॉपुलेशन का जो 60% जो पॉपुलेशन है वो कौन है? युवा है, यानी 30 ईयर्स और 35 ईयर 40 ईयर्स के अंदर ही है। तो ये सारे युवाओं की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। 60% मान के चलो, 130 करोड़ में 60% जो युवा हैं, और उनको अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ होता है डबल इनकम भी, लोगों की इनकम जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इससे रिटेल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तीसरा है प्लास्टिक रिवॉल्यूशन। आप देखोगे पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ नहीं हुआ करते थे, ATM कार्ड। लोग पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते थे, बैंक में जाके लाइन लगाते थे, तब जाके उन्हें जो है पैसे जो जितने निकालने वो निकाल पाते थे। लेकिन आज इंस्टेंटली मनी आपके अकाउंट में विदिन अ मिनट आपके हाथ में आ जाता है। आप ATM के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, बिना कोई बैंक जाए, आप बिना कोई बैंक में लाइन लगाए आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये प्लास्टिक मनी आने से भी काफ़ी ज़्यादा रिटेलिंग में बूम आया है। आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी दुकान के भले कैश नहीं रखे हो, आपके पास ATM है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उससे आप शॉपिंग आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन आप देखोगे बहुत सारी जगहों का शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण होने से क्या हो गया, डेवलपमेंट अच्छे हो गए, विकास हो गया है। कॉलेजेस, मंदिर, डिफरेंट चीज़ें खुलती जा रही है ना। उससे क्या हो गया, आवागमन बढ़ गया है। आवागमन बढ़ने से नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। आप देखो गंगरेल में भी अब पहले कुछ नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे वहाँ भी दुकानें खुल गई, वहाँ भी लोग बसने स्टार्ट कर दिए, वहाँ आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, लोगों का जो वहाँ पर रीच है वो काफ़ी बढ़ गया, तो लोग काफ़ी आसानी से पहुँचने लग गए। नरहरा आपके डैम है, वहाँ पर लोग पहुँचने लग गए, काफ़ी रेयर हुआ करता था। अब धीरे धीरे आने वाले समय में आप उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके साथ बात करते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था, ना के बराबर था, काफ़ी महंगा था, लेकिन आज ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है। आज आपके पास अगर 2 व्हीलर भी है तो आप आसानी से कहीं भी इधर उधर जा सकते हो, आपको कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी जो है अब चीज़ों को आप आसानी से कम समय में प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी पढ़ना जो डेफिनेटली अब काफ़ी आसान हो गया। अब सामान जो हम ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं या फिर फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, ये सब अगर नहीं होता मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट और टीवी, तो हम आज कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सब टेक्नोलॉजी के दिन हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इंडियन रिटेलिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर यानी पॉपुलेशन, दूसरा हो गया इनकम, ठीक है, तीसरा हो गया प्लास्टिक रिवॉल्यूशन यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, चौथा हो गया शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन, पांचवा हो गया ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और लास्ट हो गया टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कस्टमर इंटरफेस सिस्टम। कस्टमर इंटरफेस सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पर कस्टमर की सारी जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो कौन से तरीके से जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या हो सकता है कि वो कस्टमर और जो दुकानदार है उनके बीच वो जो रिलेशन है वो बना रहे, वो रिस्पेक्ट बना रहे और वो जो है एक ट्रस्ट बना रहे, तो उसको बोलते हैं कस्टमर इंटरफेस सिस्टम। ठीक है, कस्टमर इंटरफेस सिस्टम मतलब आपके सामने आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको वहाँ पर दिख जाती है। सबसे पहला है बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर, जैसा कि हम जानते हैं, बार कोड को स्कैन करने के लिए बार कोड कहाँ होता है? आपके हर प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो उसके पीछे की तरफ ब्लैक एंड व्हाइट की लाइन जो वहाँ पर दिया रहता है टैग, वो आपको बार कोड देखने को मिल जाता है, उसको बोलते हैं बार कोड। और उसको स्कैन करने के लिए बार कोड स्कैनर की जरूरत पड़ती है, जो कंप्यूटर से अटैच रहता है, जो बिलिंग काउंटर में आपको देखने को मिल जाता है कोई भी सुपरमार्केट रिटेल स्टोर में। ओके, मैक्सिमम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं उसका। उससे होता क्या है कि आप प्रोडक्ट की सारी जानकारी, वेदर इट्स प्राइस और वेदर इट्स अदर थिंग्स, वो सारी जानकारी उसमें फीड हो जाती है आसानी से। ठीक है, इसको बोलते हैं बार कोड स्कैनर। और ये जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं सिस्टम को पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पेमेंट। पेमेंट भी आज की डेट में कैश हर कोई नहीं करना चाहता, हर कोई जो चाहता है कैशलेस हो जाए। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये सारे माध्यम हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है कैश में नहीं होते। ठीक है, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक्स हो गए, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ों के द्वारा जो पेमेंट होता है। अब भीम ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बारी आती है इंटरनेट की। इंटरनेट भी एक कस्टमर इंटरफेस सिस्टम कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है यहाँ पर विजिट करते हैं, और जैसे कोई भी वेबसाइट में विजिट करना हो और वहाँ पर कोई चीज़ सामान खरीदना हो तो वहाँ पर जाके आसानी से वो खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में ERP आता है और CRM आता है। ERP सिस्टम क्या है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लानिंग की जाती है, जिसमें रणनीति बनाई जाती है, जिसमें सारी इंप्लॉइज की डिटेल रहती है, उनकी वर्किंग आवर्स रहती है, सब कुछ रहता है, एवरीथिंग। ठीक है, इट्स प्रोवाइड अ पैकेज सॉल्यूशन लाइक SAP, पीपल्स ऑफ दैट रन अप suite of integrated application more specialized retail software providers which partners leading edge software vendors to offer the suite of application। ठीक है, ये आप देखोगे बड़े बड़े रिटेल शॉप, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल वाले हैं, जो बड़ा बिजनेस चला रहे हैं पूरी, मतलब उनकी पूरी कंट्री में चल रहे हैं, तो वो लोग ERP का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं बिग बाजार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका न जाने कितने सारे जो है कंपनीज, न जाने कितने सारे शॉप्स उसके पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसी तरह पेंटालून हो गया, है ना, ऐसे करके पार्ले हो गया, है अमोल हो गया, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब ERP का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं CRM। CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब आप कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, उनसे किस तरीके से आप रिलेशन बनाकर रखते हो, तो वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी। आप अपने कस्टमर की तरफ लॉयल हो कि नहीं हो, आप कस्टमर का ट्रस्ट जीते हो कि नहीं जीते हो। कस्टमर को आपका ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो आपके साथ आपकी दुकान पे आएगा और सामान आपसे खरीदेगा। ठीक है, और आप देखोगे डिफरेंट आज उनके पास, कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शन हैं, वो केवल डिपेंड नहीं है एक दुकान पे, है ना, उनके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, मेल ऑर्डर है ना, नॉन स्टोर है, बहुत सारी ऑप्शन है, वो कहीं भी जाकर खरीद सकता है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन है, तो आपका बिजनेस तो गया। तो बेटर है कि आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान दो, जो आजकल लोग नहीं देते। वो इंडिविजुअल बिजनेस खोल देते हैं और ना उनमें CRM का कोई नॉलेज रहता है, ना कुछ रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड रिलेशन विथ योर कस्टमर, है ना, सो दैट आप उनसे लॉन्ग टर्म में उनको सर्विस प्रोवाइड करो, और ताकि वो आपसे लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें। एक बार कस्टमर आपके ट्रस्ट करना लगे, अगर आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया तो दोबारा वो आपके दुकान पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या है? स्टोर, साइट, लोकेशन और विजुअल मर्चेंडाइजिंग। देखिए, 2 सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर। जब भी कोई चीज़ की रणनीति बनाई जाती है तो 2 सपोर्ट सिस्टम को लिया जाता है। पहला है स्टोर, साइट, लोकेशन। ठीक है, जहाँ पर आपकी दुकान होती है, जो लोकेशन पे होता है। ठीक है, तो डेमोग्राफिकली आप देख सकते हैं, बाइंग पैटर्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है
स्टोर साइट लोकेशन वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। लेकिन आज सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है रिटेलर को लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं जाती, वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ पर वो अपना जो है शॉप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग से क्या हो गया है, देखो अब जैसे मैंने लोकेशन का मैटर नहीं करता, देखा जाए तो है ना, लोकेशन आप कहीं भी खोलो, आप देखा जाए कहीं दूर दराज में भी खोल लोगे, लेकिन आपके पास इंटरनेट है, सुविधा है, आपके पास मार्केटिंग टीम अच्छी है, तो आप आसानी से कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है कि यहाँ पर विजुअल का मतलब होता है हमें चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब हम चीज़ों को देख कर, परख कर और सामान को खरीदते हैं। जैसे हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, कई बार हमने डेमो पीस देखा है ना, कपड़े पहना हुए एक स्टैचू को वहाँ पर रख दिया जाता है और उसे कपड़े पहना कर रख दिया जाता है और देखते हैं हम लोग कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वो चीज़ें हम वहाँ पर, वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम लोग तुरंत उसको, फिर कपड़े को सूट कर रहा है तो उसको हम तुरंत उसे ऑर्डर करके देख लेते हैं और उसे खरीद सकते हैं। तो ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग होता है। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग टूल्स आर अवेलेबल टू हिम एवेलुएट टू द इम्पैक्ट ऑफ स्टैकिंग ऑप्शन। ठीक है, इससे लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ताकि वो चीज़ों को परख सकें, कंपेयर कर सकें और खरीद सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट है ब्रांडेड स्टोर्स, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू प्रपोर्शन। ब्रांडेड स्टोर्स में आप देखेंगे जहां पर शोरूम्स होते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं। ठीक है, और या तो खुद के होते हैं या फ्रेंचाइजी होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर द्वारा होते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट रेंज होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, ब्रांड की, तो वहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांडेड स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर क्या होते हैं, ये कुछ विशेष स्टोर्स होते हैं। ठीक है, ये केवल कुछ कस्टमर की नीड को टारगेट करते हैं और ये भी ब्रांड्स अपने दुकानों में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दी जाती है क्योंकि वहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट्स वहाँ पर होते हैं, तो उनको चॉइसेस भी उतनी मिलती है, कंपैरिजन होता है वहाँ पर भी, है ना। तो जो होता है, तालमेल होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, यहाँ पर बड़े स्टोर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट, यहाँ पर कपड़े की दुकान, हाउसवेयर, फर्नीचर, अप्लायंसेस, टॉयस, ये सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। ठीक है, ये वन शॉप स्टॉप कैटरिंग टू वैलिड कस्टमर नीड्स, है ना। इसमें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सुपर मार्केट जो है काफ़ी बड़ा होता है, किराने की दुकान जैसा बोला जाए, मॉडर्न फॉर्म जो है सुपर मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर जो है लार्ज सेल्फ सर्विस, खुद से आप चुनो और सामान खरीदो, ऐसा वाला सर्विस है, और इसमें कस्टमर की नीड्स को भी इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट स्टोर्स में क्या होता है, डिस्काउंट स्टोर में स्पेशल डिस्काउंट चलते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, उसे बोला जाता है डिस्काउंट स्टोर। जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा सामान जल्दी बेचना हो तो उसमें डिस्काउंट स्टोर में डलवा दिया जाता है। 20% ऑफ, 50% ऑफ में सामानों की बिक्री करने के लिए ये ऑफर निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है, जिससे कस्टमर्स आते हैं और उस डिस्काउंट स्टोर का फायदा उठाकर उस चीज़ को लेकर जाते हैं। उससे कंपनी को उसके माल को डंप करने में आसानी हो जाती है, मतलब माल जो है वो जल्दी से बिक जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट स्टोर। इसमें प्राइसेस काफ़ी लो रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइपर मार्केट जो होता है सुपर मार्केट से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें जो लोकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत ही सिलेक्टेड सिटी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्राइसेस इसमें कम रहती हैं, रेंज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कन्वीनियंट स्टोर में क्या होता है, स्मॉल सेल्फ सर्विस फॉर्मेट लोकेटेड इन क्राउडेड अर्बन एरियाज। आप शहर में देखोगे तो ज़्यादातर आपको कन्वीनियंट स्टोर भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपको छोटी छोटी सर्विसेज आपको देते हैं, है ना, सेल्फ सर्विस। शॉपिंग मॉल आप देखोगे बड़े बड़े शहर में आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर एक ही छत के नीचे बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं। आरपीजी रिटेल हो गए सुपर मार्केट, फूड वर्ल्ड, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, हेल्थ एंड ग्लो, विरामल डिपार्टमेंटल स्टोर, डिस्काउंट स्टोर हो गया। पेंटलून भी एक रिटेल का बहुत बड़ा फॉर्मेट है, जिसमें स्मॉल फॉर्मेट आउटलेट, शॉपिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों उसमें शामिल है। ठीक है, और एक सुपर मार्केट फूड बाजार भी है जी, इसकी वैल्यू। उस पर रहेजा ग्रुप में डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाता है, स्पेशलिटी स्टोर आ जाता है, और हाइपर मार्केट और मॉल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, टाटा टेरेंट में आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट भी आ जाता है। लैंडमार्क ग्रुप में डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट ऑल्सो, एंड अदर्स में डिस्काउंट स्टोर्स, सुपर मार्केट, स्पेशलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाइपर मार्केट। सो एंट्री ऑफ शॉपिंग मॉल कैसे शुरू हुआ, है ना। शॉपिंग मॉल अब देखो, जैसे जैसे सुपर मार्केट आया, सुपर मार्केट के आने से बाद शॉपिंग मॉल भी आना शुरू हो गया। शॉपिंग मॉल एक ऐसी बिल्डिंग होती है, एक इतना वास्ट एरिया फैला हुआ रहता है, जहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और होता क्या है इससे फ़ायदा कि कस्टमर हर शॉप को विजिट यहाँ पर आसानी से कर सकता है, उसे जो भी चीज़ें ज़रूरत लगती है वो वहाँ पर खरीद सकता है। हाँ, लेकिन चीज़ें कई बार महंगी होती है, लेकिन कई बार वहाँ पर डिस्काउंट्स ऑफर भी लगाए जाते हैं, जिसे डिस्काउंट स्टोर भी कहा जाता है। तो वहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए शॉपिंग मॉल बनाया जाता है। आपको केवल वहाँ पर दुकानें नहीं दिखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको सिनेमा हॉल भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे फन शोज़ भी हैं, फन गेम्स भी हैं, वहाँ पर आपको खेलने के लिए पूरे जो है ज़ू सिस्टम भी बनाया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी कैफेटेरिया भी वहाँ पर आप आसानी से खाना वाना जो भी आपको करना है, फास्ट फूड, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है शॉपिंग मॉल के अंदर, है ना। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो सारी चीज़ों के जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के डिमांड में रहती है। आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, अब स्टोरी बेस्ड रिटेलिंग जो काफ़ी बड़ा है, तो साथ साथ भैया नॉन स्टोर रिटेलिंग भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। तो आज हर कोई मोबाइल पर ही सब चीज़ों को देख सकता है, हर प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है और उसको ऑर्डर
कर सकता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे नॉन स्टोर रिटेलिंग के माध्यम से लोग आसानी से घर बैठे सामान को मंगवा सकते हैं विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, विद मेनी अदर स्पेशल डील्स। आप देखोगे अमेजन, फ्लिपकार्ट में हर त्योहारों में नई नई डील्स निकलती हैं, 30% ऑफ, 20% ऑफ, 15% ऑफ, 60, 30%, 35, 40% लाइक दिस। तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को रेंज मिल जाते हैं और कुछ समय के अकॉर्डिंग वो डील्स रहती हैं। उतने समय में आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, नहीं तो वो डील समाप्त हो जाती है, फिर नई डील्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचने का और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टारगेट करने का कस्टमर को, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सअप में ग्रुप में आप शेयर कीजिए, तो आपके कमेंट का तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सेशन आपको काफ़ी एक्सप्लेनेटरी तरीके से बताया गया, आप ध्यान से सुनिए, लिखिए कॉपी में और समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट मोमेंट्स विद द स्मार्ट स्टडीज़।